हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। और आपने इसके पहले वीडियो देखा होगा, लेकिन ये वीडियो दोस्तों काफ़ी आपको इंस्पायर करेगी, क्योंकि ये पूरी स्टोरी ऐसी ही है। हमारे बीच में राहुल है, और राहुल अभी ये फ्रांस से लौटे हुए हैं। मतलब फ्रांस से लौट के यहाँ पर आना, फिर यहाँ पे आके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, फिर सिलेक्शन लेना उतना आसान होता नहीं कि अब एक जॉब में रहते हो और जॉब के बाद आप पॉज लेते हो तो फिर तैयारी हो नहीं पाती है। मतलब ये भी इंस्पिरेशन हम लोग के लिए भी है। जो लोग जॉब छोड़ना चाहते हैं या जॉब छोड़ चुके हैं तो उनके लिए एक स्टोरी बनेगी। तो राहुल को मिला है बैंक ऑफ इंडिया, और ये पीओ बन चुके हैं, ऑफिसर बन चुके हैं। और हम इनसे पूरी इनकी जर्नी जानेंगे, और साथ ही साथ इनकी क्या स्ट्रैटेजी थी और कैसे इनकी स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी, इसलिए आपको ये वीडियो देखना भी ज़रूरी है। राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहले तो आपको बधाई है बहुत थैंक यू बहुत कि सर। आप पीओ बन चुके हैं। आपने जो भी अपना ड्रीम ड्रीम तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी तो आप बहुत कुछ करोगे आगे आगे। आपके अंदर टैलेंट है। हाँ, आपने एक फेस क्रॉस कर लिया है और आप स्टेबल हो चुके हैं गवर्नमेंट जॉब में। राहुल, अपने बारे में थोड़ा बताओ यार हम लोग को। सर मेरा बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने 2017 में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था। आफ्टर दैट आई गॉट प्लेसमेंट इन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, जो ऑटोनोमस बॉडी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो वहाँ मैंने 2017 से 18 तक सर्व किया था। एंड इन 2019 आई मूव टू ईटर इंडिया, विच इज़ एडेड इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। वहाँ मैंने सर एक रशियन प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था और उसकी वजह से मुझे ईटर ऑर्गेनाइजेशन फ्रांस डेपुटेशन पे मिला था। एंड इन दैट डेपुटेशन मेरा जो कोर वर्क था वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट कंट्रोल, बजट कंट्रोल रिलेटेड वर्क था। तो उससे मुझे काफ़ी जो था वो फाइनेंस में, नॉट फाइनेंस बट उस मैनेजमेंट सेक्टर में बूस्ट मिल रहा था। एंड प्लस जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस एंड लर्निंग फ्लेक्सिबिलिटी थी वो काफ़ी इम्प्रूव हुई थी सर, ग्लोबल एक्सपोजर एंड इंटरनेशनल की वजह से। हम्म। आफ्टर दैट जब वहाँ पे पॉलिटिकल टर्बुलेंस आने लगे थे एंड कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स थे वो चेंज हुए थे जिसमें हम्म। इंडियंस के ऊपर प्रॉब्लम आ रही थी। तो उस टाइम पे एक डिसीजन मुझे लेना पड़ रहा था क्योंकि मैं 30 एज का होने वाला था एंड मेरे पास जनवरी 25 में जो लाइंड अप थे हम्म। एग्जाम्स, उन सब के मेरे पास एक ही चांस थे, वेदर इट इज हम्म। आई SSC, SBI, IBPS, RRB, एवरीथिंग। तो सर मैंने ऑब्वियसली काफ़ी दोस्तों को कॉल किया जो खुद गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करते थे या नहीं करते थे, काफ़ी मोटिवेशन वीडियो देखी तो उनका यही था कि आप एक बार स्वॉट एनालिसिस करो कि इन विच यू आर परफेक्ट। इफ एनी केस, खुदा न हम्म। खास्ता अगर नहीं होता है, तो डू यू हैव एनी प्लान बी इन इंडिया, क्योंकि अब आप आ रहे हो तो सर मैंने जब नवंबर 24 में जब ये जॉब छोड़ने का प्लान कर लिया था, देन जनवरी 25 में मैंने पूरा एनालाइज ही किया है। यहाँ पे भी इंटरव्यूज दिए थे मैंने, लेकिन मुझे सर पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यूअर्स का एटीट्यूड समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे न्यूक्लियर सेगमेंट को समझना चाह रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। अब मैं था मैकेनिकल इंजीनियर, मैं पूरा न्यूक्लियर इंजीनियर मैं कन्वर्ट हो चुका हूँ। तो मेरे मन में जो थे वो सारे न्यूक्लियर कोड्स थे और मैं यहाँ पे कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद सर मैंने यही सोचा कि एक बार लेट्स गिव इट ए ट्राई, पूरे मन से देंगे क्योंकि एक ही चांस है। तो मेरी एक दोस्त है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, निपुण गोयन का। राइट नाउ ही अच्छा। इज़ इन RRB, हम्म। जेई है वो। तो उन्होंने हम्म। कहा था कि राहुल, और उस टाइम सर SSC स्कैम भी शुरू हो गया था ऑलमोस्ट, हम्म। मतलब बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ रही थी सिस्टम में। तो उसकी वजह से भी डर लग रहा था कि मैं आ तो रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। तो उनका हम्म। ये कहना था कि मैं तो ये मान रहा हूँ कि 99 सीट्स हैं 100 में से, वो सारी करप्ट हैं, लेकिन एक सीट भी अगर है जो जेन्युइन अलोकेट होने वाली है तो दैट शुड बी बिलोंग टू यू। तो वो सर एक मोटिवेशनल फैक्टर बन गया था मेरे लिए। दूसरा सर ये था कि मैंने यूट्यूब पे जितने भी अदर ब्लॉग्स डल रहे थे अपार्ट फ्रॉम टीचर्स, वो मैंने बिल्कुल नहीं देखे थे। बहुत रेयरली किसी की स्ट्रेटजी वीडियो देखी थी, क्योंकि मैंने फिर अपनी ही स्ट्रेटजी बनाई थी सर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर कि अगर हम किसी और की स्ट्रेटजी वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक कंफर्ट प्लेस देखने लग जाते हैं कि उन्होंने इतने से टाइम में कर लिया, उनका इतने कम नंबर पे हम्म। सिलेक्शन हो गया, तो मैं अपना बेंचमार्क फिर वहीं बना लूंगा कि हाँ 60 मार्क्स पे अगर हो रहा है सिलेक्शन तो मुझे 60 से ऊपर नहीं लाने हैं। तो वो स्ट्रेटजिक वीडियोस मैंने नहीं देखे थे। मैं सर मार्च में इंडिया आ गया था एंड मार्च में फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उस टाइम पे सर आप इमेच्योरिटी बोल सकते हैं, बट मैंने मेंस की तरफ ध्यान नहीं दे पाया था, मैंने टोटली प्री पे, क्योंकि सर मुझे रिवाइव करनी थी मेरी स्पीड्स एंड मेरे कंसेप्ट सारे के सारे जो मैं 2017 में छोड़ चुका था एंड नाउ इट हैज़ बीन 8 ईयर्स।
हम्म। उस पे मैंने वर्क करना शुरू किया। उसके लिए मैंने ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स जो आपके थे या अनदर टीचर्स के थे वही प्रेफर किए थे। एंड जीए से मैं लिंक रहता था क्योंकि मुझे एसएससी भी देना था। तो जो वे ऑफ डिलीवरी था सर, डेली जो आपके सेशंस आते थे वो मैं नहीं देख पाता था, बट मैंने वीकली सेशंस पे कंसंट्रेट किया था। हम्म। तो उसकी वजह से मुझे ऐसे थोड़ा थोड़ा बेस बिल्टअप होने लग गया था, बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरी जो पूरी प्रिपरेशन थी वो प्री की थी, तो मैं एमसीक्यूज भी नहीं क्रिएट कर रहा था। आफ्टर दैट जब मैं प्री देकर आया तो मेरी एक्यूरेसी सर, मैंने पूरा ध्यान रखा कि भले ही मैं क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर रहा हूँ बट मेरी एक्यूरेसी 97 से नीचे नहीं आनी चाहिए। हम्म। ये मेरा था सर। तो धीरे धीरे जब वो एक्यूरेसी मेंटेन हुई तो मेरा अटेम्प्ट भी बढ़ता गया। एंड हम्म। प्री में मैंने, मुझे पता है कि 63 अटेम्प्ट किए थे सर। तो मैं कॉन्फिडेंट था कि अब मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मेंस में सर मेरे पास ऑलमोस्ट 1 मंथ कुछ ही बचा था जब हमारा रिजल्ट आया था। तब मैंने वापस से जब वीडियो देखी थी तो आपका एक वीडियो था जिसमें आपने 1 मंथ स्ट्रेटजी बताई थी कि नाउ, अगर कई हैं जो, मतलब मेरे केस में ऐसा था कि सर मैं इग्नोरेंट नहीं रहना चाहता था, बट देयर आर सम पीपल हु हैव बिकम इग्नोरेंट टोटली, कि जीए को उन्होंने एकदम साइडलाइन कर दिया। और उसका सर मेन कारण ये होता है कि उसमें रटना बहुत ज़्यादा पड़ता है एंड यू हैव टू हम्म। लर्न अप द थॉट्स। हम्म। आपको मेमोराइज करना है वो, और वो वॉलेटाइल होता है सर। तो उसमें आपने कुछ पॉइंट्स बताए थे, लाइक वो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जो आपकी यूनिकॉर्न मैगजीन आती है उसमें हम्म। सबसे पहले सेक्शन सर अपॉइंटमेंट के, देन एमओयू एंड बैंकिंग न्यूज़ का एक मेजर सेक्शन होता है वो, एंड लास्ट में गवर्नमेंट स्कीम्स के जो सेक्शन आते हैं। इन चारों पे तो आपने स्पेशली ध्यान देने को बोला था कि ये तो छूटने ही नहीं चाहिए। अगर आपको नींद से भी उठा के कोई पूछे तो वो आपके टिप ऑफ द टंग होना चाहिए कि हाँ ये क्विक आंसर है। उससे सर हेल्प मिली। और उससे पहले सर मैंने मॉक दिए थे सर, सेक्शनल मॉक्स दिए थे, एंड विदाउट एनी प्रिपरेशन एंड फुल मॉक दिया था। उसकी वजह से मुझे मेरे सारे वो पता लग गए कि यहाँ पे मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड जो बैंकिंग जीके है, जीए सेक्शन जो है उसमें मुझे इतना पढ़ने की ज़रूरत है, इन सेक्टर से पढ़ने की ज़रूरत है, स्पेशली अगर मुझे कट ऑफ क्लियर करनी है तो। हम्म। तो ये सर मेरी स्ट्रेटजी रही थी। एंड मैंने मई से लेके सितंबर, सॉरी अप्रैल से लेके सितंबर तक की यूनिकॉर्न मैगजीन, मतलब वो ये जो पर्टिकुलर 4 सेक्शन है वो मैंने हम्म। विद इन 1 मंथ याद कर लिए थे उस टाइम पे पूरे। हम्म। कि एंड कुछ जो स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड स्टेट न्यूज़ थी वो मैंने थॉरो रिवीजन कर लिया था कि अगर कोई ऑप्शन में आ जाता है और क्लिक हो जाता है तो वो चूकना नहीं चाहिए सर मेरे से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसकी वजह से सर कट ऑफ तो 2 मार्क्स थी, लेकिन मैं 14.5 सिक्योर करने में रहा। एंड जब मैं टेस्ट देकर लौट रहा था पापा ने पूछा था कि कैसा रहा, तो मैंने मेंस के बाद यही कहा था कि पापा अगर जीए में हो गया ना, मुझे लग रहा था सर कि जीए में हो सकता है 10 तक जाता हो, क्योंकि मैंने सर बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया था प्रीवियस और उनका। मैं बस अपना स्कोर ही बूस्ट कर रहा था क्योंकि मुझे, ये मेरी कमजोरी है सर कि मैंने पीछे और उनको बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं किया। मैं बस कोर कंसेप्ट से स्टिक रहा कि हाँ कैसे हम बेटर 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 हो सकते हैं। हो सही है। सकता है एनालाइज करना नहीं, था। तुमने बहुत सही बातें बोली। अब मैं तुम्हारी बातों को डिकोड करता हूँ थोड़ा सा। सबसे हाँ पहली हाँ। बात जो कि एक मिस कॉन्सेप्शन है कि पहली बार में सिलेक्शन नहीं होता, मतलब अब मैं इनकी बात ध्यान से सुनो। ये मार्च में इंडिया आए थे, यानी मार्च में तुम इंडिया आए थे। अप्रैल, अप्रैल में तुम सेटल रहोगे घर पे, सेटल, घर ले लिया, मतलब घर जहाँ पे तुम्हारा, तुम घर पर आए, पेरेंट्स से मिल रहे हो, लोगों से मिल रहे हो। अप्रैल तो उसी में चला जाता है एक तरह से। पढ़ाई शुरू की तो स्पीड भी कैसे आएगी। तो मैं मई मान के चलता हूँ कि ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी तुमने 4 महीने पढ़ाई की। और तुमने इस ये सर चार महीने 5 मई पीएनबी एसओ का इंडस्ट्रियल ऑफिसर का पेपर था, तो टेक्निकली वो मेरा फर्स्ट लाइव मॉक था जो मैंने सेंटर पे दिया है। एग्जैक्टली, उसके बाद रियल बैंक जर्नी स्टार्ट हुई है मेरी तो आफ्टर 4 टू, 5 मई। हाँ, 4 to 5 मंथ में तुमने क्रैक कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो मिसकॉन्सेप्शन पहले ये है कि ऐसे सिलेक्शन नहीं होता, तो सिलेक्शन हमारे सामने बैठा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी जॉब कर रहा हूँ ना राहुल, मतलब क्लैरिकल जॉब के बाद मैं जब पढ़ाना शुरू किया तो मेरा मन था मैं पीओ में जाऊँ, मतलब पीओ में 2 एग्ज़ाम दूँ। और लेकिन जॉब के बाद हो नहीं पाया मेरे से वो, मतलब उस तरह से वो हो ही नहीं पाया। तो जॉब के बाद पॉज लेकर, जब कई सारे फैक्टर्स होते हैं, प्रेशर्स होते हैं, तुम 30 साल के होने भी वाले हो, तो ये पता है ये चीज़। और तुमने, नो डाउट तुमने जॉब किया, तुम्हारे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने भी जॉब किया तो मुझे मालूम है कि मतलब 25, 26 ठीक एज होती है, 30 वालों को तो पूछता भी नहीं कोई।
बड़ी मुश्किल जॉब मिलती है बिल्कुल फिर। सर। तो तुम उस एज पर भी थे, तुम इस एज पे थे, तुमने वो प्रेशर झेला और तुमने अपना सिलेक्शन लिया, बहुत बड़ी बात होती है। तीसरी बात, तुमने एक बात बोली कि तुमने किसी की वीडियो देखी नहीं स्टडी वाली, यानी तुमने खुद के अपने स्वॉट एनालिसिस की तुमने बात की, अपने स्ट्रेंथ पर अपने वीकनेस पे काम किया तुमने, अपॉर्चुनिटीज क्या तुम्हारे सामने, थ्रेट्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं तुम देख रहे हो। तो तुमने अपनी अपने यही मैं बोलता हूँ हमेशा कि अगर तुम पूरे दिन में अपने आप से बात नहीं करते हो, तो तुम इस पूरे दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान से बात नहीं करते हो, तुम्हारे लिए जो है ना। तो तुमको सर ये पता है ये चीज़। परफेक्ट। तो तुमने जो बोला एग्जैक्टली। ना कि तुमने एक लाइन बोली कि मतलब ये शायद मैंने ठीक से देखा नहीं, तो तुम्हें जरूरत भी नहीं देखने की, क्योंकि तुम अपने आप में समझ चुके थे तुम्हें क्या करना है। रही बात तुम्हारे मार्क्स की, बात करते हैं तो देखो, आज से नहीं, जब से एग्जाम्स हो रहे हैं, जीए का कट ऑफ मैक्सिमम मैंने 3 नंबर देखा है। अगर ओके तुम सर। 15 नंबर भी लेके आ रहे हो ना, तो पीओ लेवल में 15 नंबर अच्छा होता है, अच्छा होता है, ठीक होता है, बढ़िया होता है। मतलब तुमने जितना तुम्हें चाहिए था तुम पा गए, उतना मार्क्स पा गए उतना। और तुमने इस तरह तैयारी करके भी तुम पा गए, तो अच्छी बात है ना। तुमने पूरा इतना कहाँ टाइम दिया, उतना ज़्यादा तुमने उतने ही टाइम पे काम किया, हाँ, लेकिन तुमने जो किया वो बेस्ट किया। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक ही मंथ का पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स, तो वो एक मंथ का ऐसा पढ़ो कि फिर उससे बाहर से क्वेश्चन ना बने, मतलब क्वेश्चन तुम छोड़ो यस ना, सर। मतलब। तो वो चीज़ है। बिल्कुल सर। तो तुमसे 3 4 बातें हमें सीखने को मिली। पहली बात ये मिली कि भाई ये मिसकॉन्सेप्शन है, एक बार में सिलेक्शन हो सकता है। दूसरा, जो पढ़ो सॉलिड पढ़ो। अगर तुम ये 4 टॉपिक पढ़ भी रहे हो ना, तो इतना अच्छे से पढ़ लो कि मतलब तुम उसमें हर क्वेश्चन कर ले जाओ। तीसरी बात, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है। आप जॉब छोड़ कर आए, आप लगे रहे, आपने क्रैक कर लिया इसे, ये सब बहुत बढ़िया बिल्कुल चीज़ें सर। हैं। मैं तुमसे कहा ना कि तुम्हारा तो इंटरव्यू लेना है मेरे को, भाई तुम्हारा इंस्पिरेशन वाला जर्नी है, मेरे को सुनना है पूरी जर्नी सुननी तुम्हें। ठीक है राहुल, सर तो तुमने, क्योंकि हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ सर, मतलब मेंटल सेचुरेशन उस टाइम पे वैसा था कि जो आपने कहा ना कि मैं मार्च में लैंड हुआ था एंड अप्रैल मेरा पूरा सिर्फ फैमिली से मिलना एंड अपने आप को इंडियन एनवायरनमेंट में ढालने के लिए हो गया था, हम्म क्योंकि मैं 3 साल से बाहर था। मैं हम्म लगातार बीमार पड़ रहा हूँ शुरू के 1 महीने में। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि आगे क्या होने वाला है मेरे साथ। मैंने जर्नी चूज तो कर ली है, पापा को कन्विंस कर लिया, क्योंकि पापा मेरे खुद गवर्नमेंट लेक्चरर हैं। तो वो खुद भी यही चाहते थे कि भाई बाहर रहो, उसकी जगह हमारे पास रहो एंड कुछ अच्छा गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे ही करो। हम्म रेपुटेशन, एक रेपुटेबल जॉब्स हैं ये। तो उन्होंने पूरा वहाँ पे सपोर्ट किया, यहाँ पे भी उन्होंने मेंटली काफ़ी सपोर्ट किया मुझे इन चीज़ों को लेके। बट मुझे लगा था कि कहीं मैं ऐसा ना कर रहा हूँ कि ये डिसअपॉइंटेड हो जाए कि यार ये बाहर से यहाँ तो आ गया, अब यहाँ पे क्या करेगा ये आगे। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा फेज था सर कि कभी तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहता था और कभी मैं एक ग्रेट डिप्रेशन ट्रेंच में रहता था कि क्या हम्म। होगा। बट अच्छा। सर वो हम्म एनालाइज करते करते जैसे मैंने एक रूटीन बना लिया था सर, जैसे मेंस तक तो कि मेंस तक तो मैंने रोज एक मॉक तो देता ही था। एक मॉक और एक एनालिसिस वो होता था। उससे एक हफ्ते पहले मैंने 2 मॉक देना शुरू कर दिया था सर ऑलमोस्ट। अच्छा। एंड आफ्टर प्री के बाद जो मेंस था उसमें मैंने एक मॉक लगातार लगाया, वो 3 घंटे का होता था सर। उसमें हम्म पूरा रखा और रात को सोने से पहले मैं जीए सेक्शन जरूर पढ़ के सोता था, क्योंकि इंग्लिश पे मुझे कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैंने प्री में अच्छे से कर लिया था ब्लैक बुक एंड जो भी हमारे अदर सोर्सेज थे। लेकिन इधर मैंने जीए का एक बना लिया था। एंड सर यूनिकॉर्न की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वो एक बहुत टेबुलर मैनर में सब कुछ हम्म रहता है। हम्म उसमें पता लग जाता है उसके पॉइंट्स को देख के कि हमें क्या स्किप करना है और क्या स्किप नहीं करना है। लाइक हम्म जीडीपी, स्टैंडर्ड पुअर एंड अदर अदर रेटिंग्स एक महीने में ही कई बार जारी हो रही हैं, तो उनको बहुत हम्म ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। हम्म बट अगर कोई ऐसी न्यूज़ है कि किसी ने नया कार्ड या नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है या नया एमओयू साइन किया है, तो वो उसमें सर साफ हाईलाइट हो रहा था यूनिकॉर्न में कि लाइक हम्म। ये ही आपको पढ़ना है। एंड वो रिलेट भी हो रहा था सर मॉक में, तो उससे मुझे और इंस्पिरेशन मिल रही थी कि हाँ मेरे नंबर अब इम्प्रूव हो रहे हैं। और वो सर जो जो मॉक थे वही मैंने लाइव सिचुएशन मीन्स में फेस करी फिर। अच्छा, अभी हम सीधे आते हैं इंटरव्यू पे आते हैं, यस क्योंकि सर। तुम्हें एक्सपीरियंस था, तो इंटरव्यूज में जॉब प्रोफाइल पे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। तो मुझे पूरा बताओ तुम्हारे इंटरव्यू का कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, और तुमने कैसे हैंडल किया और क्या आंसर दिया उनको। श्योर सर। तो इंटरव्यू में सर 5 पैनलिस्ट थे मेरे। मैं एंटर हुआ उनको ग्रीट करके एंड जैसे ही मैं बैठा तो मेरे से जो पहला सवाल जो पूछा उन्होंने वो सीधा ही पूछा कि राहुल अपने बारे में बताइए। तो सर जो मेरी जर्नी रही है लाइक बीटेक से लेके और ईटर ऑर्गेनाइजेशन तक की, वो मैंने उनको पूरा डिस्क्राइब किया। तो दे वर क्वाइट इम्प्रेस एंड एक्साइटेड टू नो
कि ईटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आप फिर यहाँ पे रिलोकेट हो रहे हो। तो उस क्वेश्चन पे आने से पहले उन्होंने ईटर ऑर्गेनाइजेशन और सर्न के बारे में मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा कि वी वांट टू नो अबाउट ईटर एंड सर्न, और उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे मेरे से पूरा मेरे सर वर्क ये के बारे में। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर, सर कंप्यूटर ने इमरजेंसी सर रिस्पांस। जो जेनेवा में है अच्छा वो पार्टिकल सर, ओके एक्सेलरेटर। ओके ओके यस ओके। सर। तो ठीक। ये दोनों आईएईए के अंडर में ही आती हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उसको लेके क्यूरोसिटी थी उनमें। तो उन्होंने सर्न के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे कि सर्न में क्या हो रहा है। तो मैंने उनको मैकेनिज्म बताया, लाइक वो 30 किलोमीटर की एक टनल उन्होंने बनाई है एंड पार्टिकल गॉड पार्टिकल एक्सेलरेशन पे ट्रेनिंग काम। है। यस, उसके अंदर कौन सा पार्टिकल है, मेसॉन बोसॉन, तो वो सर पूरा एक और क्वांटम फिजिक्स जैसा इंटरव्यू हो गया था मेरा। लास्ट में एक क्वेश्चन था जो मैम ने पूछा था कि 12, 13, 14 दिसंबर को एक एस्ट्रोनॉमिकल इंसिडेंट हुआ है, आपने उसको विटनेस किया। मैंने कहा नो मैम, सॉरी आई वाज अनएबल टू डू दैट, बट आई वुड लाइक टू नो कि वो क्या था। तो मैम ने कहा कि यहाँ पे मीटेओराइट शावर हुआ था, लोग तो बाहर आए थे देखने। मैंने कहा सॉरी मैम, बट ड्यू टू सम वर्किंग एनवायरनमेंट मैं नहीं देख पाया, एंड सम टाइम डिफरेंसेस भी थे मैम इंडिया में। जैसा मैंने कहा कि मैं मार्च में यहाँ पर लैंड हुआ हूँ, एंड मैंने उनको पूरा क्लियर रखा था मैम, सर, कि मैंने उनसे कुछ छुपाया नहीं था कोई भी चीज़ को, क्या मेरी प्रॉब्लम थी उन, क्योंकि उनका मेन क्वेश्चन यही आ रहा था कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कि व्हाई डू यू वांट टू रिलोकेट टू इंडिया। तो मैंने उनको पूरा प्रिसाइजली बताया कि मैं ऑलरेडी एक अच्छा कर चुका हूँ, नाउ हियर आई हैव फैमिली एंड आई वांट टू रिलोकेट टू इंडिया, और ये कुछ प्रॉब्लम्स रही थी वहाँ पे, पॉलिटिकल टर्बुलेंस, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे मूव करना पड़ा। आफ्टर दैट आई डिड माई स्वॉट एनालिसिस, एंड इन स्वॉट एनालिसिस जो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी वो गवर्नमेंट एग्जाम एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ थी। ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि प्राइवेट सेक्टर के लिए ट्राई नहीं किया मैंने, बट लेकिन मुझे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स का एप्टीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट लगा, जो हमारे न्यूक्लियर सेगमेंट के साथ कॉम्पिटिबल नहीं हो पा रहा था। सो दैट्स वाई मैम, जब मैंने देखा तो मैं एसएससी के लिए मैं खुद को फिट नहीं पाता हूँ एज पर माई प्रीवियस एक्सपीरियंस, क्योंकि उसमें डिप्लोमेसी और ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड वर्क है, पॉलिसी मेकिंग एंड ऑल, एंड हियर आई विल हैंडलिंग द फाइनेंस एंड ट्रेडिंग्स और इक्विटी मार्केट्स और फिक्स्ड इनकम। तो सर ये मेरे इलेबरेटेड आंसर्स थे वहाँ पे। तो उनको शायद उन टर्म से कॉन्फिडेंट फील हुआ। उसके बाद वो मैम से सर मूव हुए जो चेयर कर रहे थे उस पैनल को, उन सर पे, एंड उन्होंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन को उन्होंने 3 4 बार पूछा कि राहुल तुम्हें पता है कि 8 साल का एक्सपीरियंस एंड नाउ यू विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन। हम्म तो पहले सर मैंने जो डिफेंस किया था वो ये था कि सर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच इन एनी इंडस्ट्री इफ यू आर गोइंग टू अनदर वन। मैं डीएसटी में था एंड जब मैंने न्यूक्लियर में स्विच किया तो सर मैंने जीरो से ही स्टार्ट किया था वहां से। तो उन्होंने कहा कि आर यू श्योर अबाउट दिस। मैं कहा यस सर, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दिस, एंड यहाँ पे आने का एक रीज़न ये भी है कि मैं वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स, सेमी प्राइवेट सेक्टर्स में सर्व कर चुका हूँ, एंड यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट सेक्टर्स में किया था। अपार्ट फ्रॉम स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट सेक्टर्स हमें जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करा सकते हैं, जो एक्सपोजर अवेलेबल करा सकते हैं, वो उससे 3 और 4 टाइम्स पैकेजेस पे भी, और प्राइवेट सेक्टर्स हमें वो चीज़ अवेलेबल नहीं करा सकते जो लर्निंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ग्रोथ के साथ हम देख रहे हैं। आप एक हम्म फाइनेंशियल ग्रोथ आप देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल स्विचेस आप देख सकते हैं, लेकिन जो वर्टिकल ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज है वो गवर्नमेंट सेक्टर में नो डाउट सर बेस्ट हैं। अपार्ट फ्रॉम स्टेबिलिटी मैं इसी आंसर पे स्टिक रहना चाहूँगा। तो वो हम्म अपार्ट फ्रॉम स्टेबिलिटी शायद उन्होंने कैच किया होगा। एंड सर उन्होंने कहा कि तो न्यूक्लियर रिएक्टर पे तो इतना सारा काम हो रहा है इंडिया में, अभी रिसेंटली बजट में कुछ पास हुए हैं, आप उनके बारे में बता सकते हैं। तो सर उस टाइम पे शक्ति बिल जस्ट एक दिन पहले ही पास हुआ था, 17 दिसंबर को, यस। मैं पढ़ के गया था वो, तो मैंने उसको मेंशन किया कि शक्ति हो रहा है पास, और स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर एंड जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे। बट हम्म दिस इज द विजन ऑफ 2035, क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री को सर्व किया है, इट इज़ क्वाइट अ इमेच्योर इंडस्ट्री राइट नाउ, एंड हम्म 2035 सर पुराना एम था, अभी ये विजन 2045 को भी क्रॉस कर चुका है। अगर सर मैं इसी इंडस्ट्री में रहूंगा तो मैं लर्निंग स्किल्स डेवलप नहीं कर पाऊंगा, एक सर्वाइविंग स्किल रह जाएगी। हम्म तो दैट्स व्हाई आई नो अबाउट दिस बिल, बट somehow it is just creating a foundation right now. हम्म।
तो फिर तीसरे जो पैनल थे उन्होंने उस 2035 वर्ड को ही पकड़ा और उन्होंने ये कहा कि राहुल आप 2000, मैं बस एक क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि 2035 में आप इंडिया को कहाँ देखते हो। तो हम्म। सर ये एक स्ट्रेटजिक क्वेश्चन था जिसमें मैं मतलब कुछ ऐसे ही नहीं बोल सकता था कि लाइक आई एम ब्लैबरिंग, आई एम साउंडिंग लाइक अंडर कॉन्फिडेंट। तो 2035 के विजन के हिसाब से जो करंट सिचुएशन इंडिया में चल रही है लाइक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, उस पे मैंने कंसंट्रेट किया कि सर द जनरेशन्स आर गेटिंग वोक राइट नाउ ड्यू टू सोशल मीडिया, दे आर एंकरेजिंग फॉर नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि 2035 तक अगर हम यही मान के चलते हैं गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सिलरेशन इसी हिसाब से ग्रोथ कर रहा है इंडिया में विदाउट एनी हिंडरेंस, ये एक इमेजिनेशन मैंने क्रिएट किया था। तो फिर सर जो पॉपुलेशन ग्रोथ हम अभी 2001 से 2011 एंड देन 11 टू 27 में विटनेस करने वाले हैं वो हमें वहाँ पे नहीं मिलेगी। दूसरा, अभी तक अगर सर हम इतना डिजिटलाइजेशन कर सके हैं तो हो सकता है कि हम नेक्स्ट बेल्जियम मॉडल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दें जिसमें पूरा डिजिटल करेंसी, डिजिटल पेपर वर्क, जीरो करप्शन, जीरो मैनुअल थिंग्स, ये प्रोसेस हो सकती है। वी आर जस्ट वन क्लिक अवे टू गेट ऑथराइज्ड और नॉट। सेकंड, थर्ड सर कि एआई और एमएल इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिक्रिएट हो रहा है। तो मशीन लर्निंग एंड एआई इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है कि ह्यूमन हिंड्रेंस जो आइदर डिले कर रहे हैं या फिर करप्शन क्रिएट होने के चांस, माइनर चांसेस भी हैं, वो भी वहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। तीसरा सर कि जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, फोर्थ, रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं जिसको इंडिया में ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन वो चाइना जाकर प्योर होकर वापस इंडिया आ रहे हैं, वो प्लांट्स हम यहाँ पे लगा सकेंगे। तो मैं 2035 को इस ग्रोथ के हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑपरेशनल, मार्केट, एवरीथिंग उसके हिसाब से बहुत आइडियल कंडीशंस मानता हूँ कि हाँ एक बहुत अच्छा टेन्योर रहेगा उसके हम्म। लिए। तो ठीक है। सर ये मेरी एक ओवरऑल रही थी। उसके बाद सर एक लास्ट क्वेश्चन जो आया था जो नेल इन द कॉफिन टाइप क्वेश्चन था, वो यही था कि तुम इंडिया तो आ रहे हो बट व्हाट डू यू ब्रिंग टू बैंकिंग इंडस्ट्री, वी जस्ट हम्म। वांट टू नो। तो उसमें सर मेरा आंसर ये था कि सर आफ्टर दिस 2017 टू 2025 8 years ऑफ एक्सपीरियंस आई ब्रिंग माई कॉन्फिडेंस, फ्लेक्सिबिलिटी टू रीलोकेट एंड लर्निंग फ्लेक्सिबिलिटी राइट नाउ। क्योंकि सर मेरा डीएसटी से मैंने न्यूक्लियर में गया, न्यूक्लियर फिजिक्स के टर्म्स सीखे हैं वहाँ पे विद इन 1 month। एंड आफ्टर दैट विल एफ आई विल कम, उसके बाद सर मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टर्म्स सीखे सारे के सारे। मैंने 35 नेशंस में इंडिया को लीड किया है वहाँ पे। एंड आफ्टर दैट इफ आई एम कमिंग टू बैंकिंग इंडस्ट्री तो आई थिंक दैट ट्रेनिंग सेशन विच विल बी प्रोवाइडेड टू मी आफ्टर सिलेक्शन, वो मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट टाइम होगा सीखने के लिए। तो उनका फिर जब मैम थी जिन्होंने मेरा सबसे पहले इंटरव्यू स्टार्ट किया था उनकी तरफ से ये आया था कि नो डाउट वी आर टोटली कॉन्फिडेंट कि आपका कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा है एंड प्लस आपकी जो अपने सेक्टर की नॉलेज है वो आप परफेक्ट रखते हो कि कहाँ पे किस तरीके से कैसे एडमिशन हो रहे हैं, आपकी एज लिमिट क्या है, आपके कॉन्स एंड प्रोज क्या हैं अपने। वी आर टोटली गो फॉर दिस एंड इसके तो आपको 100 में से 100 नंबर मिलने चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ था सर। एंड उसके बाद फिर थैंक यू एंड दे लेट मी गो। कितने मार्क्स मिले इंटरव्यू में? 86 मार्क्स थे सर मेरे इंटरव्यू एटी में। सिक्स मार्क्स 86 मार्क्स हाँ। अभी तक मैंने किसी का नहीं सुना है। 82 मार्क्स का इंटरव्यू लिया मैंने अभी। 81 मार्क्स, 80 मार्क्स, और 75, 72, 86 मार्क्स तो मैंने नहीं सुना है अभी तक किसी का। और मुझे लगता है ओके। अभी नहीं किसी का होगा 86 मार्क्स, किसी का होगा। और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं तुम्हें अपने पुराने एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ। हर साल बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, हर साल। 86 मार्क्स तो मैंने शायद नहीं सुना, आज तक नहीं सुना है। गुड। तुम्हारा अच्छा, इससे में मेरिट तुम्हारी अच्छी बनी हुई है इससे काफ़ी। और मैं हाँ तुम्हें सर बता रहा हूँ, 86 का बूस्ट मिला। और मैं तुमको हाँ। बता रहा हूँ, मुझे ये भी लगता है कि तुमको ब्रांच नहीं देंगे वो। सॉरी सर। तुमको ब्रांच बैंकिंग नहीं मिलेगी मुझे लगता है। ओके। तुमको या तो बैठाएंगे आरओ में बैठाएंगे, या आरओ में बैठा लेंगे वो तुम्हें, या फिर और कहीं, मतलब तुम्हें ब्रांच बैंकिंग तो नहीं देंगे, मुझे ऐसा लगता है। ओके सर ये टर्म मुझे पता नहीं है, मैं इसके बारे में जानना हाँ। चाहूँगा एक्चुअली। ऐसा मतलब जैसे आप जब सेलेक्ट होते हो ना तो आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो जैसे कई सारे बच्चों को आरओ मिल जाता है, कई सारे बच्चों को होलसेल ब्रांच मिल जाती है, कई सारे बच्चों को नॉर्मल ब्रांच मिल जाती है, कई सारे बच्चों को सेमी अर्बन या रूरल ब्रांच मिल जाती है। तो जैसे कई सारे मेरे, एक लड़की है ऐसे ही तुम्हारी तरह ही थी वो भी,
और अच्छी थी वो, मतलब वो भी अच्छी थी। तो उसको सीधे होलसेल ब्रांच दे दी गई थी। होलसेल ब्रांच का मतलब टू डील विद द लाइक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, उनके लिए केवल होता है। ओके और सर। जो हम लोग ऐसे ब्रांच देखते हैं वो रिटेल ब्रांच होती है वो। आर का मतलब ओके। रीजनल ऑफिस हो गया। अगर तुम्हारा कहीं ज्वाइनिंग होगा तो वहाँ पे तुम्हें R&D या उसमें डाल सकते हैं शायद, में भी मुझे ऐसा लगता है, तभी तो मार्क्स में दिए गए हैं। ठीक है। तो मतलब कि आई विश कि तुम्हारा और ब्राइट फ्यूचर हो, और अच्छा तुम मतलब जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है तुम उसमें करो। अच्छा, तुमने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को तुम समझते हो, समझाते भी हो। ये प्री मेंस का जो एग्ज़ाम होता है, अगर किसी बच्चे को 4 से 5 मंथ में सिलेक्शन लेना है, वाकई में सिलेक्शन लेना है, तो तुम क्या गाइड करोगे बच्चों को? सर मैं सबसे पहले गाइड करूंगा कि विदाउट एनी गोइंग टू एनी प्रिपरेशन, सीधा जंप करने की बजाय, या फिर बच्चों का सर सबसे, किसी का भी एटीट्यूड सर, बीइंग ए एस्पिरेंट, मैं उसको फील कर सकता हूँ कि मेरा सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कि ये किताबें, ये नोट्स, PDF बस इकट्ठे करते जाओ टेलीग्राम में सेव्ड मैसेजेस में, या हम्म। फिर हम अपने लैपटॉप में वो इकट्ठे कर रहे होते हैं, वो कुछ नहीं करना सर सबसे पहले। उसके लिए सबसे पहले आप मॉक दो, पहले सारे सेक्शनल मॉक्स दो कि आप, उसमें पता लग रहा है कि कौन से टॉपिक्स आते हैं असली में जो आपको पढ़ने हैं, एंड कौन से टॉपिक आपके वीक हैं, या फिर आप कहाँ लैग कर रहे हो सकता है कि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं टाइम एंड वर्क स्टडी में, लेकिन वो कंसेप्ट वहाँ पे काम का नहीं है प्री में, वहाँ पे आपको स्पीड चाहिए, वहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए। तो सर मैं सबसे पहले तो मॉक देने की सलाह करूंगा, उससे हमें पता लग जाएगी कि सेक्शन मॉक और एक फुल मॉक में हमें पता लग जाएगा कि हम कितने गहरे पानी में हैं। उसमें सारा एनालिसिस हो जाएगा। अगर किसी को और चाहिए तो वो एक मॉक और ले सकता है, देयर आर मल्टीपल ओपन सोर्स मॉक्स जो एक फ्री टेस्ट तो अवेलेबल कराते ही हैं। हम्म। आप एटलीस्ट वो दीजिए। उसके बाद आपको जब पता लग जाएगा, देन गो फॉर द सिलेबस फर्स्ट कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ये मॉक तो हमें पता ही है कि हम यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, अभी हमारी रॉ सिचुएशन ये है। देन गो फॉर द सिलेबस कि हमारे ये टॉपिक्स हैं, क्योंकि सर मेरा पूरा क्लियर हो गया, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता कि स्पीड मैथ्स, अर्थमेटिक्स, मतलब जो सेक्शन डिफाइन है ना वो क्या होते हैं, मुझे तो बस टॉपिक से ही याद है। नहीं, ये देखो जो ऐसा तुम ये कह रहे हो ना, सेक्शन। मतलब जो तुम कह रहे हो, मैं तुम्हें थोड़ा सा अपनी स्टोरी समझाऊंगा, थोड़ा बोर करूंगा तुम्हें। मैं भी जॉब कर रहा था आफ्टर MBA, और मुझे भी ऐसे ही मतलब कुछ हुआ कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। और फिर मुझे लगा कि यार प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट देख लेते हैं। जब मैं तैयारी करने के लिए आया तो मैं दिखा, मतलब कई सारे लोग थे, मेरे दीदी के फ्रेंड्स थे जो तैयारी कर रहे थे, वो ये सब बातें करते थे, मेरे को समझ नहीं आता था। मुझे मुझे बस ये समझ आया कि मेरे को मॉक टेस्ट देना है। पहले मैंने मॉक टेस्ट दिया तो मुझे मालूम चला कि ये चीज़ें आती हैं, मुझे इस पर फोकस हाँ। करना है। 3-4 मॉक के बाद मुझे क्लियर हो गया कि पजल में ये आता है, DI में बिल्कुल ये सर। आता है, और ऐसे इतने सेक्शन आते हैं। तो मुझे, मैं अगर इसे ठीक कर लेता हूँ मैं, तो हम लोग के टाइम पे ना यस आता था सर। वो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, है ना, आती थी अच्छा हाँ। काफी। तो मैं अब उस पे मुझे मालूम है कि क्वेश्चन आने आने हैं, तो मैंने उसे इतना अच्छा कर लिया, इतना अच्छा कर लिया कि मतलब कोई क्वेश्चन छूटे ही ना। तो जो तुम कह रहे बिल्कुल हो सर। ना वो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही तैयारी शुरू की थी। ये क्या किस में क्या आता है मेरे को पता ही नहीं, बस ये सेक्शन था मेरे को ये कि हाँ इतने मार्क्स मेरे यहाँ से आ जाएंगे। मैंने बड़ा अच्छा किया, उस पर काम किया, और वो भी सेम ही तुम्हें बोल रहे हो, तो ठीक है, अच्छा है। अपनी स्ट्रेटजी बेस्ट होती है हमेशा। बिल्कुल सर, तो तो वही जो आपने कहा सर, बस आपने उसको बहुत इजीली समझा दिया ये चीज को। उसमें ये था कि सर जो टाइप ऑफ पजल्स थे, लाइक बॉक्स पजल आ रहे हैं या हम्म। अरेंजमेंट बेस्ड पजल है, तो मैंने उनकी हम्म। प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था कि हम्म। इतने पजल्स तो रोज बनाने ही हैं, मजा आने लग गया था। हाँ। देन सर मैंने वो कर लिया था, लाइक मैथ्स में कौन कौन से सेक्शंस हैं जो मुझे स्कोर दिला सकते हैं, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले हैं, वो लगातार बहुत सारे आते हैं। तो मैंने उनको स्ट्रॉन्ग कर लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कि हाँ इनको फटाफट सॉल्व करने कैसे करना है। तो मैं इतने नंबर तो सिक्योर कर ही पा रहा हूँ इतने से टाइम हम्म। में। तो इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल, बट हर किसी बच्चे की अलग अलग स्ट्रेंथ हो सकती है सर, हर एस्पिरेंट की। हम्म। तो ये हो गया था। एंड इंग्लिश में सर मैंने बताया कि मैंने हम्म। ब्लैक बुक से किया था पूरा, तो वो रट लिया था। एंड थोड़ा बहुत मेरा जो रीडिंग स्किल्स थी वो मैंने न्यूज़पेपर से बना ली थी, कि भले मैं हिंदी न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा हूँ बट मेरी रीडिंग एक सिंगल लाइन में इस तरीके से होनी चाहिए कि वो लाइन मुझे याद रहनी चाहिए और मैं उसको सेकंड हम्म। लाइन से कोरिलेट और कर पा रहा हूँ। वैसे भी तुम बाहर रहते थे, तो वहां पे कई लोगों से मिलते होगे, बातचीत करते होगे, तुम्हारी इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी होगी। मेरे ख्याल से बैंक में इंग्लिश सेंस बेस्ड आती है, सेंस बेस्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, अब क्लोज टेस्ट है, अब हम बोलें कि इंडियन इकोनॉमी राइज, तो यहाँ पे राइज हम्म। होगा कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो, कि क्या होगा। तो ना बात करते करते भी हम सीख जाते हैं कि यार यहाँ पे ये वर्ड्स लगने वाले हैं।
यस सर, तो वो जो पिक करना है ना, वो वर्ड पिक एंड जो उसमें सूटे हाँ, जो फिल इन द ब्लैंक्स रहते थे सर क्लॉज टेस्ट में, हम्म। वो काफी उसमें हेल्प मिली थी उन चीजों के लिए। तो सर स्ट्रेटजी वाइज तो यही था कि मैंने पहले सिर्फ प्री पे ही फोकस किया था। अगर कोई एकदम ही लाइक मी कि बस लास्ट अटेम्प्ट ही है और आपके पास टाइम भी बहुत कम है, हम्म। तो यही एक लाइक रैपिड फायर स्ट्रेटजी थी सर, कि सबसे पहले आप खुद को एनालाइज करो, उसके बाद अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक सबसे पहले करो। लाइक सर स्वॉट में भी वही होता है, स्ट्रेंथ, वीक, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। द थ्रेट्स। तो स्ट्रेंथ सबसे पहले ही आता है सर, कि आपकी स्ट्रांग कौन सा है, वो तो फिर चूकना ही नहीं चाहिए सर, वो तो हमारी स्ट्रेंथ ही है। आफ्टर दैट हमारी वीकनेस क्या है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं सर। एंड अपॉर्चुनिटीज में कि हमें टाइम ड्यूरेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक सर इसमें स्किपिंग बहुत बड़ा मेथड क्रिएट करती है, कई बार हम्म। हमारे ईगो पे आ जाती है कि है ना, इसमें 2 मिनट लग गए और 3 मिनट का एक क्वेश्चन था तो मैं तो दूंगा 1 मिनट और उसमें वो पूरा ही मतलब पेपर कंज्यूम हो जाता है, पूरा टाइम कंज्यूम हो जाता है। स्क्रिपिंग मतलब हार्ड वर्क से ज्यादा एक स्मार्ट पिक इसमें बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है सर, एक रीजनिंग लास्ट में क्वेश्चन एंड पूछूंगा मैथ्स मैं। में। एक लास्ट हाँ क्वेश्चन। सर। एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए, कितने घंटे? सर मतलब मैं बाइफरकेट करके बता सकता हूँ, लाइक 1 घंटे का टेस्ट होता था जो मैं देता ही था, हम्म। उसका 1 घंटे का ऑलमोस्ट वो हो जाता था, एनालिसिस हो जाता था 2 घंटे। हम्म। एंड सर मैंने इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दिया था, इंग्लिश एंड मैथ्स पे, तो मैंने हम्म। उसके लिए 5 घंटे और निकाले थे अलग अलग अच्छा। करके। ओके। तो वैसे सर इफेक्टिव स्टडी जो थी मेरी 5 घंटे की थी। एंड रात को सोते टाइम जब मॉक दे रहे हैं, तो मॉक और प्लस वो मिला के वो ऑलमोस्ट 7 बैठ जाता था, बट उसको नहीं काउंट करें तो ठीक है सर। जो स्टडी सीटिंग है वो तो सर 5 से ज़्यादा मैं नहीं निकाल पाया था। बट सर वो जब मैं बैठता था तो वो ऐसी ही थी कि मतलब फिर उस टाइम पे कोई डिस्टरबेंस नहीं है, मैं कहीं नहीं सोच रहा हूँ, वो मेरा स्पीड मेथड ही रहेगा टोटली, कि मुझे यहीं पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है। राहुल यार, तुमसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और तुम्हारे साथ मैं एक दो सेशन और लूंगा। मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा तुमसे और मैं जानूँ थोड़ा सा कि कैसे गाइडेंस क्या होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आप एक कॉल में आए यहाँ पे, आपने मुझसे बात की, आपने बच्चों को गाइड भी किया। और आई विश कि आप और आगे जाएं, खूब आगे जाएं, खूब तरक्की करें लाइफ में। और हमें कभी ना भूलें, आप हमारे साथ हमेशा बने रहें। सर और नेवर, मैं भूल ही नहीं सकता सर, क्योंकि यूनिकॉर्न वाज अ लाइफ सेवर फॉर मी, वो मैं जानता हूँ सर। और हम्म। इसीलिए मैंने आपको बोला कि सर यू आर माई गॉड राइट टाइम। नहीं, ये तुम्हारी, ये बड़प्पन है तुम्हारा, और बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बच्चा जब सेलेक्ट, एक टीचर किससे जाना जाता है? अपने नॉलेज से नहीं, एक टीचर जाना जाता है अपने विद्यार्थियों से, कि उसके जो विद्यार्थी हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक जाए हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगता है, और हमारा मतलब हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि मतलब कल एक बच्चे को हम पढ़ा रहे थे, अब वो बच्चा आज सेलेक्ट हो गया है, आज वो हमारे साथ बैठ के बात कर रहा है, कल वो और आगे जाएगा, तो उसकी जर्नी भी हम देखते रहते हैं। और राहुल, मैं फिर से तुमसे कनेक्ट करूंगा एक बार और, श्योर हम तुमसे सर। और बात करेंगे इस पर थोड़ा सा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।